सामने नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, इससे जो सूरत हाल है वो सैलाब सिर्फ पानी का नहीं है, सैलाब महंगाई का भी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो माशी अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो भी उरूज पर है। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, समझ में नहीं आता कि ये इन चैलेंजेस को किस तरह से इनसे निपटा जाएगा। बज़ाहिर सूरत हाल ये लगती है कि पाकिस्तान एक बंद गली में दाखिल हो रहा है। IMF की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें उन्होंने यही बातें की हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो इस वक्त हुकूमत है उसके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी है, और जो कि मजीद एहतजाज का भी उन्होंने कहा कि उसका भी अंदेशा है, महंगाई को लेकर भी और दीगर सूरत हाल के हवाले से भी। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इन चैलेंजेस से निपटा किस तरह से जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों जो महंगाई की सूरत हाल थी उस पर शहबाज शरीफ साहब कल जब वो खिताब कर रहे थे अपने अरकान असम्बली से, सूबाई भी और कौमी भी, वज़ीर क्या कह रहे थे IMF को लेकर, जरा सुनते हैं। अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है। खुद अपने ताई आप आजाद नहीं है कि आप फैसला कर सकें। बिजली के जो FSC, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा हुक्का पानी बंद न कर दे। वज़ीर आज़म साहब, आज जिन मजबूरियों का रोना रो रहे हैं, ये मजबूरियां उनको पहले बता दी गई थी, जिसका एतराफ़ उनकी अपोजिशन नहीं, उनकी अपनी हुकूमत यानी उनके अपने वज़ीर ख़जाना आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। वो भी सुन लें जरा। मेरे दौर में या मेरे वज़ारत के अंदर जितनी वो हो रही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है कि 47 साल में महंगी तरीन महंगाई हुई। और मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपसे ये स्टेप्स नहीं होते तो हुकूमत छोड़ दें, लेट देयर बी अ केयरटेकर कम एंड होल्ड इलेक्शंस। लेकिन अगर आपने हुकूमत में रहना है तो ये करना जरूरी है, इस मुल्क को बैंकरप्ट नहीं बनाने देते। मिर्ज़ा इस्माइल साहब कह रहे थे कि हमने तो पहले यही बता दिया था कि अगर आपने हुकूमत करनी है तो आपने टफ डिसीजन लेने हैं, और अगर आपने नहीं लेने तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें। यानी आपकी अपनी चॉइस थी, तो फिर आज ये मजबूरियां बता के अवाम की हमदर्दी समेटने की अगर कोशिश की जा रही है तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, कुछ सियासत पर भी बात करेंगे, सैलाब से आने वाले चैलेंजेस पर बात करेंगे, जो ग़िज़ाई क़िल्लत की बात हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी, उस पर बात करेंगे, सेहत के मसाइल क्या होंगे उस पर भी बात करेंगे, किस तरह से निपटा जाएगा। तारुफ करा देती हूँ आज के जो ऑनरेबल गेस्ट हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी, PTI के सीनियर रहनुमा। उसके साथ शबर जैदी साहब हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, फॉर्मर चेयरमैन FBR। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वो 5 अहम सवाल जो हमें अपने गेस्ट से करने हैं, उनके जवाबात हमें चाहिए, वो ज़रा कोई सामने रखती हूँ, फिर बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, एक पानी का सैलाब, दूसरा महंगाई का अजाब, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, अवाम जाएं तो जाएं कहाँ। सैलाब के बाद सेहत ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल से निमटने के लिए क्या लाहेअमल तय किया गया है। सवाल नंबर 3, आलमी इदारे भी मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम पर सवालात उठा रहे हैं, हमें समझ क्यों नहीं आ रही। सवाल नंबर 4, मजीद दीवार से लगाया तो जिम्मेदारों के नाम सामने ले आऊंगा, इमरान खान की वार्निंग, लेकिन किसको। सवाल नंबर 5, सिंध के सैलाब मुतासरीन पहली बार सिंध हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए, क्या ये किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शैला रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, ज़रा पहले मैं इस हवाले से बात कर लेती हूँ। IMF की एक रिपोर्ट आ गई, लेकिन उससे भी पहले ये जो सैलाब का जो एक मसला, एक तरफ पानी रेस्क्यू हो गया, लेकिन उसके बाद अब रिलीफ वर्क जारी है, जो चैलेंजेस आने वाले दिनों में होंगे वो आपकी हेल्थ को लेकर होंगे और पीने का साफ पानी डेफिनेटली। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है फूड इनसिक्योरिटी की हो रही है। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई प्लानिंग है, उससे लिंक कर रही है अभी की महंगाई? अगर 500 रुपये और 800 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं और प्याज जो कि बुनियादी, कम से कम टमाटर ना सही, प्याज तो बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। देखें मैं साहब तो बड़ी बड़ी बातें करें, मैं छोटी सी बात करता हूँ आपसे। ये जो दरिया में पानी आता है, ये इसने दरिया में आने वाले दरिया सिंध में हो या चिनाब में या झेलम में हो, इन्होंने नुकसान बड़ा थोड़ा किया है। और दरियाओं में हमेशा पानी नुकसान थोड़ा करता है, वो अपने बाहरी किनारों के अंदर रहता है, लिहाजा अंदर सारी एस्टेब्लिशमेंट कच्ची होती है, उतना नुकसान नहीं होता। असल नुकसान है जो हैवी रेन्स हुई हैं, और हैवी रेन्स जब आप कह लें जो हुई हैं, उनके लिए ड्रेनेज नहीं थी। सिंध में जो मैक्सिमम नुकसान सिंध में हुआ है वो ड्रेनेज ना होने का, और बलूचिस्तान में जो हुआ है वो भी ड्रेन्स ना होने का है।
सो सिंध में जो पुरानी 4 ड्रेन थी, राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन और लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, और उससे पहले ये जो सखर से शुरू, गोटकी से शुरू होती थी ड्रेन जो जाती थी आपका स्कूर लेक में, वो ड्रेन, और फिर यहाँ पे यू कैन से कि जो कश्मीर से और उधर उस्ता मोहम्मद से जो ड्रेन शुरू होती थी आगे जाके राइट बैंक में पड़ती थी, वो दोनों ड्रेन्स, ये सारी ड्रेन जो हैं बंद थी। और लेफ्ट बैंक वाली जो ड्रेन थी वो आप कह लें उसकी कैपेसिटी थोड़ी थी, लिहाजा पानी नहीं निकल सका और सिंध सारा डूब गया। बेसिक बात जो है वो 3 बातें करने वाली हैं सैलाब को कंट्रोल करने के लिए, डैम, ड्रेन और क्लाइमेट चेंज। और इन तीनों बातों के बड़े ही मुखालिफ हैं सिंध वाले। ये ना डैम पे बिलीव करते हैं, ना ड्रेन इन्होंने बनाई है, जो बनी हुई थी उन पे कब्जे कर लिए, उनमें शहर उन ज़मीनें आबाद कर लें, दुकानें बना ली, शहर बना लिए। कराची की ड्रेन थी वो भी बंद, और देहातों वाली ड्रेन है वो भी बंद। और अगली बात क्लाइमेट चेंज। आज आप सिंध आपका यू कैन से कि उबाड़ू से शुरू करें, उबाड़ू से शुरू करें कराची तक जाएँ, मुझे बताएं किसी जगह दरख्त आपको नज़र आ जाए, मुझे ज़रूर बताना। किसी ड्रेन के किनारे, किसी नहर के किनारे, किसी जंगल में कोई दरख्त नज़र आ जाए, जो बेले होते थे दरिया सिंध के, उनमें कहीं कोई दरख्त नज़र आ जाए, मुझे ज़रूर बताना। ये गवर्नमेंट जो है दुश्मन है क्लाइमेट चेंज की, दुश्मन है ड्रेन की, दुश्मन है डैम की। और आज 6 करोड़ का सूबा सारा डूब गया। अकल नहीं है, अकल नहीं है, रिश्वत रिश्वत करप्शन वो करते रहते हैं, और अकल भी नहीं है। ये कोई $100 मिलियन, $150 मिलियन की टोटल गेम है। हमने $12 बिलियन का नुकसान कर दिया एक्सपोर्ट का। 4 मिलियन बेल काटन होती है सिंध में, बेस्ट काटन है, 30 मन से ज्यादा पैदावार है। पंजाब की पैदावार मैं इस नुकसान पे बात करती हूँ, मैं इस नुकसान पे जरूर बात करती हूँ। जमशेद साहब, एक सेकंड। शैला रजा साहिबा, ये जो बात हो रही है कि वहां पर ड्रेन नहीं हो सका, ड्रेनेज ना होने की वजह से पानी खड़ा हो गया, कैपेसिटी नहीं थी, ड्रेन चौक थी, सिंध में जो मसले हुए जो हैवी रेनफॉल्स की वजह से हुए, जो बातें जमशेद चीमा साहब कर रहे हैं, उस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि जहालत भरी गुफ्तगू का जवाब ये है कि सिंध में सबसे ज्यादा डैम्स बने, सिंध में सबसे ज्यादा लाइनिंग हुई है नहरों की, सिंध में जो है हमने इतना काम किया है कि अंदाजा नहीं कर सकते। जो बारिश हुई थी उसकी प्रोडक्शन की फोरकास्ट थी उससे इतनी ज्यादा हुई है कि खुद महकमा मौसमियात को नहीं पता था। और अब जो है वो सैलाब आ रहा है। इनको अकल नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है। ये कह रहे हैं कि सिंध ने कुछ किया नहीं। आपके 320 डैम का है, फजूल की बातें करने बैठ जाते हैं। सबसे अच्छा काम सेहत में, सबसे अच्छा काम पावर प्रोडक्शन का हमने किया। हमारा अपना बिजली घर है, हमने अपने पैसों से जो बिजली बनाई वो हम वहां देते हैं फैसलाबाद में, जिसमें कभी किसी न इनकी न की गवर्नमेंट ने मदद की। 24% हम फलों में और इससे ज्यादा परसेंट हम। अच्छा, अभी बिजली और फल तो छोड़ देना। शैला रजा साहिबा, डीजी मेट हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि हमने ये बता दिया था, ये प्रेडिक्शन दे दी थी, ये फोरकास्ट जारी कर दी थी कि मामूल से कहीं ज्यादा बारिशें होंगी। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री आपके खुद के पास है, शरी रहमान साहिबा के पास, उस पर बात कर लूं जी। तो फोरकास्ट की वो 148.8 मिलीमीटर ज्यादा थी, लेकिन 350% ओवरऑल बारिश हुई है ज्यादा। अगर आप मेरी बात सुन लें तो ये फोरकास्ट इतनी जितनी थी उससे भी डबल से ज्यादा बारिश हुई। दूसरी बात, अगर जब बात की जा रही है तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंग्रोव्स हैं उसमें हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 दफा नाम आया। इनके सुनामी का नाम नहीं आया। हमने इतनी प्लांटेशन की है, कोई कर नहीं सकता। लेकिन इनको क्योंकि आदत है इस तरह की बातें करने की, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त आबादी 40 करोड़ थी, तो ये उन्हीं के पैर उतारे। जी शहबाज जैदी साहब, सवाल मैं ये कर रही हूँ कि इससे जो महंगाई की सूरत हाल है बुलंद तरीन रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है। 49 सालों में, 50 ईयर्स में 44.50, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। अब मुझे ये बताया कि इससे निमटा किस तरह से जाए। दूसरी तरफ सैलाब आ गए हैं, IMF की शराइत के बगैर वो कहते हैं हम छींक भी नहीं ले सकते, क्या करेंगे? देखिए, बात थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करें। IMF में आप खुशी से नहीं गए, मजबूरी से गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा, मैं तो शायद वाहिद आदमी था जो हमेशा से कहता हूं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट कंट्री है, था भी और है भी और आइंदा दिनों में रहेगा भी। तो हम IMF के पास इसलिए गए हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं थी। अच्छा, अब उसके साथ जाहिर है उसके बाद हमारे पास
हमें उसकी, और हमारे पास जो डॉलर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गया और वो कीमत 220 के से क्रॉस कर गई। उसके बाद हमने आईएमएफ के कहने के ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया और बहुत मुश्किल कर दिया कारोबार का एक्सपेंशन करना। तो ये सब, और उसके बाद अब आगे सैलाब आ गया। तो ये 25% या प्लस 25% की जो महंगाई है ये तो नेचुरली होनी है, और मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता सकता हूं कि इसमें कोई कमी आने की गुंजाइश नहीं है। आप इसको इस तरह समझे मईशत को इस वक्त पाकिस्तान की, कि गवर्नमेंट, अगर आप सपोज करें कल गवर्नमेंट बंद कर दें और तमाम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दफातर बंद कर दे सुबह और कैबिनेट को डिसॉल्व कर दे, कोई भी सुबह आदमी काम नहीं करे, तो पाकिस्तान की मईशत ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि इनके हाथ में कोई चीज भी नहीं है, बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप भी इनके हाथ में नहीं है। तो ना ये इनके अंदर सलाहियत है करने की, ना ये इनके पास पावर है, ना ये इनके पास सिस्टम है। तो ये बेकार की बातें चल रही हैं कि हम ये कर देंगे। पाकिस्तान की मईशत ऑटो पे चल रही है। ऑटो पे चलने के बाद अगर आप कल मिनिस्ट्रियां बंद कर दें, गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दें, तो अब मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, खराब नहीं होंगी। मैं आपको ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं एज अ फाइनेंस की साइड पे, क्योंकि आप अगर महंगाई की बात करती हैं तो क्या आपके ख्याल में अगर आटा, प्याज, चीनी की प्राइस बढ़ रही है तो आपके ख्याल में क्या सूबाई गवर्नमेंटें कंट्रोल कर सकती हैं? देखिए, बात यह है कि मैं चीमा साहब को भी सुन रहा था, मैं अभी शैला रज़ा बहन को भी सुन रहा था, वो दोनों बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को जस्टिफाई कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं। मगर ये जो कमोडिटीज की प्राइस है, स्पेशली जो चावल, ये आलू, प्याज चीजें हैं, ये सूबाई गवर्नमेंट का मसला है। एक के पास सिंध की गवर्नमेंट है, एक के पास पंजाब की गवर्नमेंट है। आप मुझे बताएं कि क्या इनको पता है कि कितना टमाटर हुआ है, किस रेट पे बिक रहा है, क्या सप्लाई चेन है, कहाँ इसका प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ इस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। तो ये सवाल जरा जमशेद चीमा साहब से करेंगे। फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से बड़े कंसर्न है लोगों के कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लोग शायद स्टॉक करने की तरफ भी चले जाएं। तो ऐसे में हुकूमतें किस तरह से इस चीज़ को मुमकिन बनाएंगी कि सप्लाई भी हो और डिमांड के मुताबिक भी हो, या थोड़ा कम ही सही, लेकिन होगी कैसे? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जमशेद चीमा साहब जिस तरह से कह रहे हैं शबर जैदी साहब ही कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो आपने कम अज़ कम अपने सूबे की हद तक हमें ब्रीफ कर दें कि क्या आपने इसका स्ट्रैटेजी मुरतब की है कि जो फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से बात की जा रही है, हमारी क्रॉप्स तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, किस तरह से अवेलेबिलिटी मेक श्योर करेंगे, और अगर इम्पोर्ट का है तो या एक्सपोर्ट करना है तो फिर किन ममालिक का इंतखाब किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा पंजाब की बात करें या केपी की बात करें, यहाँ पे फसलों का नुकसान बरल बहुत थोड़ा हुआ है। सवाए राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के और तौसा ये तहसील, इसके अलावा फसलों का नुकसान नहीं हुआ और वो भी एक कंट्रोल में है। वजह उसकी ये है कि देखें, जो बारिशों की बात कर रही थी शैला रज़ा, उनको शायद बुखार था इसलिए लफ्ज़ गंदे गंदे इस्तेमाल कर रही थी, जहालत वगैरह के। नॉर्मली अच्छा बोलती हैं, तो आज चूँकि उनको बुखार का, ये बीमार हैं, तो उनको मार्जिन देते हैं हम। बड़ी मुहज़्ज़ब खातून है, हमारी बहन है। तो मैं बेसिक जो बात कर रहा था कि ये मेट ऑफिस की आप पढ़ी लिखी हैं, रिपोर्ट अभी निकलवाएँ, गुजरात की और लाड़काना या शिकारपुर की, कश्मीर की, ये जो सारी अपना डेरा जमाली की, ये बारिश इतनी एक जैसी हुई है, लेकिन लाड़काना डूब गया, कंबर डूब गया, आप कह लें कि ये सारे इलाके डूब गए, और गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट सारे बड़ी शानदार राइस है। और इसी तरह हम काटन की बात करें तो रहीमियारहा के साथ गोटकी डिस्ट्रिक्ट है, रहीमियारहा और गोटकी में तकरीबन बारिश बराबर हुई, गोटकी सक्कर सारा डूब गया, सारे सिंध की काटन डूब गई और पंजाब की काटन ठीक है। वजह यह थी कि यहाँ पे ड्रेन्स काम कर रही थी और सिंध में ड्रेन्स काम नहीं कर रही थी। लिहाजा जिन लोगों ने गवर्न करना है इस मुल्क को, वो सीखें, वो थोड़ा सा दिल बड़ा करके सुने। ये मैंग्रोव के सुनाना शुरू कर देती हैं। मैं तो मैंग्रोव की बात नहीं, कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुने ना। गवर्नेंस कोई एक चीज़ तो नहीं है, आपने कई और काम भी किए होंगे, कोई अच्छे बुरे किए होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो जहाँ गैप होगा उस गैप का जिक्र तो होना होता है। पंजाब, और अगला जो इशू है वो ये है कि सिंध के आप कह लें कि तकरीबन 4 डिवीजन ऐसे हैं जहाँ पे पानी खड़ा है, यानी इस वक्त मीरपुर डिवीजन में पानी खड़ा है। अच्छा, नहीं जमशेद चीमा साहब, माज़रत के साथ मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, आलू, टमाटर, प्याज जो नहीं मिल रहे, इवन अच्छा फ्रूट नहीं आ रहा। मैं कम से कम इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पर हम बात करें तो कहते हैं कि जी आ ही नहीं रहा, कीमतें उन्होंने दुगनी चौगनी कर दी हैं। वो सारा आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सिंध से आता है और पंजाब से नहीं आता, इसलिए पंजाब में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो कीमतें इतनी क्यों बढ़ी हैं?
नहीं, फसलों का अपना अपना एक टाइम है। जो आप टमाटर है या प्याज है, इसकी KPK में लगने का टाइम और है, पंजाब में और है, सिंध में और है। जो अगस्त में प्याज लगता है वो सारा सिंध में लगता है। तकरीबन 1.5 लाख एकड़ वहाँ प्याज था, 1 लाख एकड़ वहाँ पे टमाटर था, और इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख एकड़ मिर्चें थीं। ये 3 सब्जियाँ ऐसी थी जो सिंध पे डिपेंडेंट थे इस सीज़न की, लिहाजा वहाँ पे नुकसान हुआ है तो उसका सारे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। बाकी आगे जितना प्याज आना है या बाकी चीज़ें आनी है वो पंजाब में होंगी, और पंजाब में किसी चीज़ की कमी आपको नज़र नहीं आएगी, KPK में नज़र नहीं आएगी। असल में बेसिकली इट वाज द इशू ऑफ सीजनैलिटी। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब काटन 4 मिलियन बेल वहाँ की तबाह हो गई है और कुछ 5 लाख पंजाब की भी तबाह हुई है, उससे आपके पास ऑयल सीड का इशू बन गया। और आगे पंजाब में सरसों अपने टाइम पे बीजी जाएगी, लेकिन सिंध में जो सरसों या मस्टर्ड लगाते हैं, कैनोला लगाते हैं, उसका टाइम गुजर जाएगा, अभी तक पानी खड़ा है, लिहाजा सरसों का मसला बनेगा। फिर एक और मसला बना है कि जो चारा तबाह हुआ है उस चारे की वजह से लाइफ स्टॉक तबाह हो रही है। लाइफ स्टॉक तबाह हो रही है तो इस मुल्क में आप कह लें कि दूध की किल्लत जो है, ये दूध का रेट पिछले दिनों 10-15 रुपए बढ़ गया है। जो 15 रुपए या 20 रुपए दूध का रेट बढ़ गया वो भी सारा पाकिस्तान भुगतेगा कि जब एक सूबे में कम हो जाता है बाकी जगह भी कम हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं वापस आती हूं पंजाब में और KPK में इशू नहीं है। ठीक है, मैं वापस आती हूं, मैं पूछूंगी ये वजह पूछ लूंगी शैला रज़ा साहिबा से कि दूसरा फिर हमें बता दें कि वहां पर पानी खड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि इल्जामात ये भी लग रहे हैं कि कुछ बड़ों की जमीनों को बचाने के लिए कट नहीं लगाए हुए या रेगुलेटर्स नहीं खोले जो कि कनाल के होते हैं, ये भी शैला रज़ा साहिबा से पास जाएंगे। लेकिन जब हम सिंध की बात करते हैं और वहाँ के जो लोगों के बिहेवियर्स की बात करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल सिंध की आवाम जो हम कम अज़ कम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और आज वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात की कि लोग सवाल कर रहे हैं और वो जायज़ सवाल कर रहे हैं, तो बिहेवियर्स और जो एटीट्यूड्स हैं उन पे आज मुझे बात करिए। आगा सिराज दुरानी साहब जब वहाँ पे गए, अवाम ने उनको घेरा, अवाम ने वहाँ पे उनके क्या क्या, एक छोटा सा क्लिप जरा देखिएगा। गवर्नर सिंधो साईं को सवाल करे जा सको टेंट भी न दिनो हे मायू रात की गाड़ी मां तो कोई न रोगा है साईं। आगा सिराज हे चार हे वंदन तो है तो दसो सिंध के अवाम इस तरह से निकले हैं और सिंध के अपने हुक्मरानों के खिलाफ चोर और डाकू की आवाजें लगा रहे हैं। हकारत से वो उन लोगों के हाथ और अपनी बोट से हटा रहे थे। शैला रज़ा साहिबा, कुछ शर्मिंदगी होती है, मुझे तो होती है कि ये कौन से रवैये हैं। मतलब आप इस सैलाब में लोग मर गए, डूब गए, तबाह बर्बाद हो गए, उनके घर लुट गए, माल मवेशी बह गए, और आप कह रहे हैं कि ये इटली और वेनिस का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बोल लूं। जी प्लीज। उन्होंने कहा लोगों ने कि हमारा क्या हाल हो गया, यानी वो पहले सही थे। अब आपका बारिशों और सैलाब से $10 अरब का नुकसान हुआ है। WHO की, UNO की टीम्स आई हैं और वो खुद उन्होंने जो है दुनिया भर में ये एनालाइज किया है कि फोरकास्ट जो नहीं थी उससे ज्यादा हुआ है, इसीलिए दुनिया यहाँ पे आ रही है और दुनिया यहाँ के लिए मदद के लिए तैयार है। सिर्फ नहीं तैयार तो हमारा सोशल मीडिया, हमारा जो है मीडिया के एंकर जो कि ये समझ नहीं रहे कि कितनी बारिश हुई, इसको निकाला ही नहीं जा सकता। अब रही बात लोगों की कि अब जैसे जैकबाबाद है उसके 3 तालुके हैं, तो वो तीनों डूबे में, उसके यहाँ पे एक तरीका होता है, लोग अपने जो है लाइव स्टॉक के साथ एक ऐसी जगह आके बैठ जाते हैं जहाँ पे वो समझते पानी नहीं आता, वो अपना इलाका नहीं छोड़ते हैं, ये बंजर जगह नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में उनको पूरा मुल्क भी मिलके चाहे तो इस वक्त 96 लाख लोग जिनके बेघर हुए हैं, जिनके अपने पक्के मकान थे वो भी जो है बारिश में डूबे हो गए हैं। कोई दुनिया का शख्स आके ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे निकास नहीं था। इससे कम बारिशें जो हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक में होती है, वो भी चौक हो जाता है। मुझे बात करने दे, आप दोनों ने बात की, दूसरों की बातें भी सुनाई। अगर कोई ये कह रहा है कि इतना पानी है कि ये वेनस लग रहा है कि क्या झोपड़ियां, फसलें, क्या इमारतें बड़ी, सब जो है उसमें, तो इसमें ये मिसाल दी जा रही है ना, इंजॉयमेंट नहीं किया जा रहा ना, उनका अपना घर गिरा हुआ है, उनके अपने रिश्तेदार। इटली वेनिस में तो एंजॉय किया जाता है, वहाँ पे वो उनकी कश्ती को हाथ लगा रहे हैं तो वो हकारत से झटक रहे हैं। आगा सिराज दुरानी साहब हकारत से झटक रहे हैं।
भारत की बात नहीं है। अगर सब लोग अपने खानदान के साथ सड़क पर आ जाएं तो वो इनसिक्योरिटी इतनी होती है कि उनको ये नहीं मालूम होता कि उनको रात तक खाना पहुंचेगा या नहीं। मुझे ये बताएं, अब तक आपके पास कितनों की खबर आई कि फलां ताल्लुके से लोग भूख से मर गए? ये बता दे मुझे। चलिए, पूरी से ये खबर आई हो कि इस जगह खाना नहीं पहुंचा, लोग भूख से मर गए? ये खबर भी मेरे पास है। और मैं, अगर आप अभी अगर है तो कोई अजब नहीं होगा। इसमें 92 लाख अभी आप खाना कहलाना, मैं ये कह रही हूँ, अजब नहीं होगा। चलो रजा साहबा, बड़ी माजरत, मैं ये समझ रही थी कि आप कुछ ना कहेंगी, लेकिन कम अज कम मंजूर वसान साहब के रवैये की नहीं, मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि मजम्मत करेंगी, लेकिन बहरहाल अपना अपना तजिए का स्टाइल है। मजम्मत तो इन बातों की होनी चाहिए कि जिनके साथ बैठ के गलत गलत तजिया आप सुन रही हैं, वो सिर्फ जलसे कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि मेरी पूरी काफिला सिंध में उतरी हुई है, हम सब उतरे हुए हैं, लोगों के पास लगे हुए हैं। मुझे लोगों में घुस घुस के बुखार हो गया है। और हमारे सब लोग, ये नहीं आपने दिखाया कि कंडोला यार में 85 को लोगों ने देख के खुश हुए, ये नहीं आपने बताया। नहीं, मैंने तो वो भी मैंने तो अभी वो भी नहीं दिखाया कि वजीर आला सिंध को किस तरह से माफिया मांग के वहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ी। मैंने तो ये भी नहीं अभी दिखाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी को किस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ से होके चले गए और उन्होंने कुछ नहीं दिया। देखिए, आप बोल रहे हैं, मुझे मैं ब्रेक ले लेती हूँ, नहीं, आप क्यों ब्रेक ले रही हैं? आपकी बात हो तो गई मुकम्मल। बात पूरी होने दें। अगर वो अपने वजीर आला से शिकवा कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। और जो चोर डाकू कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। लाशों को छोड़ा हुआ है कोटा के अंदर। जो चोर डाकू कह रहे हैं आगा सिराज दुरानी को, वो भी सही कह रहे हैं। देखिए, आगा सिराज अपने हल्के में, अब वो कुछ भी कहे उनके लोग, वो अपने हल्के में अपने लोगों के दरमियान खड़े, उनको छोड़ के नहीं भागे। ठीक है, अगर लोग गुस्से में तो लोगों की मर्जी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खड़े, खाना दे रहे, राशन दे रहे, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ब्रेक ले लूं? बिल्कुल ले लूं। अच्छा, अब मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से आप साथ ही भी बात करेंगे। IMF की जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, दुनिया समझ रही है, हम क्यों नहीं समझ रहे। वापस आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं शहबाज जैदी साहब से। जिन्हें से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज जैदी साहब, जरा आपकी तरफ आऊँगी। IMF की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजे की, जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान रिपोर्ट पे कहा गया कि महंगाई बढ़ने से पाकिस्तान में एहतजाज हो सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत को उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की काफ़ी कमज़ोर तरीन हुकूमत है। फिर उन्होंने कहा कि जी पॉलिसी इस्लाहात के बावजूद कर्ज प्रोग्राम को गैर मामूली खतरात का सामना है। गुज़िश्ता साल कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई वादों और अहदाफ पे अमल नहीं किया गया। अब ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की हर दफा बात हो रही है, जो क्लीड करती है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को, सर सबको अंदाजे हैं, सब आवाज उठा रहे हैं, हमें अंदाजे नहीं है। ये हमें अंदाजे नहीं है या हमें जानबूझ के हम कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं? देखिए, एक बात को ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी माशी मसले पर कोई मूवमेंट नहीं आई है आज तक। और ये जो पाकिस्तान की कौम है, ये कभी सड़कों पे नहीं आती अगर उनके माशी मसाइल होते हैं। और वो एक इस सेंस में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बड़े इनसेंसिटिव हैं। और पाकिस्तान में इकोनॉमी के मैटर पर कभी भी कोई मुझे कोई सियासी और समाजी बेचैनी नज़र नहीं आई। और मैं आपको आज ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर हमारे हालात खुदा ना खास्ता और भी ख़राब होंगे तो भी मैं उन वेस्टर्न लोगों की इस बात से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई समाजी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर माशी मामलात को टेकअप करने का शऊर नहीं है। और अगर वो कभी इसको माशी मसाइल के ऊपर सड़कों पर आएंगे तो वो हाईजैक हो जाएंगे या मजहबी जमातों के हाथों या टेररिस्ट के हाथों, तो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी कि इस मैटर को सामने लाए। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज से बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, ये उन माशरों में है जो सिविलाइज माशरे हैं। हम एक अनसिविलाइज माशरा हैं। हमारे यहाँ ये मैटर नहीं मैटर करता कि किसको कितनी रोटी मिल रही है, किसका घर गिर गया। अगर आप अभी कोई और ऐसा कार्टून बना दे या और चीजें कर दे, देखें आप लोगों सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड सेट में कुछ और चीजें डाल दी गई हैं। तो मैं ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लोग परेशान होंगे, बेचैन होंगे, मगर मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में इसका समाजी बैकआउट नहीं होगा। यस, ये जरूर हो सकता है। शहबाज जैदी साहब,
अच्छा, शबर जहरी साहब, पीटीआई की हुकूमत गिराने से कबल जो एक रैली निकल रही थी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की भी थी, फिर पीएमएलएन की हमने देखे, मरियम नवाज ने भी महंगाई मुकाओ मार्च की रैली निकाली। उन्होंने कहा कि जी महंगाई की वजह से ये अवाम आज सड़कों पे है, तो क्या वो वजह महंगाई नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, जो मरियम नवाज साहब की रैली थी ये भी सियासी वजबा है, वो किसी नाम पे भी निकाल सकती है। इमरान खान साहब आज किसी नाम पे निकाल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी समझने की कोशिश करें। पब्लिक एट लार्ज पाकिस्तान में महंगाई के लिए महंगाई के खिलाफ सड़कों पे नहीं आती, कभी आएगी नहीं। ये बड़ी सेंसिटिव कौम है, ये बहुत ही अनसिविलाइज कौम है, ये कभी भी अपने मसाइल के लिए बाहर नहीं निकलते, इसीलिए ये आज तबाह हुए हैं। ये असली मसाइल के लिए कभी नहीं निकले, आज तक तारीख में नहीं निकले। और इसके लिए मैं नादिया, मैं आपको एक और बता दूं, एक किताब लिखी थी उसका नाम है इंडस सागा। उसमें लिखा था जो इंडस वैली है ना, जो आज इसको पाकिस्तान कहते हैं, इसमें 2500 साल से कभी इनकलाब नहीं आया। ये कौम गुलाम बनने के लिए तैयार रहती है, मगर ये कभी रेजिस्ट नहीं करती। ये जो आज सिंधी पठान है ना, ये तीनों बलोची, ये सारी जिंदगी गुलाम रहे हैं। पंजाब में सिवाय रंजीत सिंह के कभी किसी पंजाबी ने हुकूमत नहीं की 2000 साल में। तो और सिंध में पठानों की हुकूमत है। ये दुरानी कौन है? आप हमारी हिस्ट्री तो पढ़े ना। आप इस कौम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप इन लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेवोल्यूशन लाएंगे माशी नकदा पे? ये वो लोग की कौम ही नहीं है। ये लोग नहीं है कि तारीख पढ़े ना, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़े आप लोग। Disappointing and secondly this is unfortunate as well। अच्छा, जमशेद चीमा साहब, कल इमरान खान साहब जब एक जलसे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा आमिन दिया जिसका रिबटला डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी दिया। खान साहब क्या कह रहे थे, पहले जरा ये सुनते हैं। से मैं सबर कर रहा हूँ, मुझे उधर तक ना धकेलो। यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में लाके, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने इस पर रिएक्ट किया, क्या कह रहे थे, सुनते हैं। हाँ साहब, हमें नामों से मत डराएं, आप नाम ले डालें, जुर्रत दिखाएं। आप इतने बहादुर बनते हैं। रोज कौन है शख्स जो 4 महीने आके डराता रहे कि मुझे मत छेड़ियो, मैं नाम ले लूंगा? अरे भाई ले लेना, कब लेंगे नाम? जमशेद चीमा साहब, कौन दीवार से लगा रहे हैं खान साहब को, किसको ये पैगाम दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान इतना बदकिस्मत शायद 71 में था, उसके बाद आज है कि यहाँ पे चार जोकर ला के बैठा दिए गए। यहाँ पे आप कह रहे हैं, आपका वज़ीर ख़जाना देखें, आप वज़ीर दाखिला देखें, वज़ीर ख़ारजा देखें और वज़ीर आज़म देखें। 4 अहम तरीन पोस्टों पे चार ऐसे गैर अहम लोग, या आप कह लें कि गैर मुनासिब लोग जो वो बैठा दिए गए। लिहाजा बैठाने वालों ने, मैं समझता हूँ, शायद बड़ा बदला लिया इस मुल्क से। कोई नाराज़गी थी, कोई ईगो थी, कोई लालच था, वट एवर इट इज़। लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी तारीख खान साहब उन 4 की बात कर रहे हैं जिन 4 के आप नाम गिनवा रहे हैं गैर मुनासिब लोग। नहीं, मैं ये 4 तो आगे पपट हैं बेचारे, इनमें से मतलब कौन है जिनके नाम नहीं लेते खान साहब, सिर्फ डराते हैं? मैंने बता दिया ना, बड़े सारे नाम है उनके। कोई न्यूट्रल कहता है, कोई हैंडलर कहता है। देखिए इश्यूज हैं इस तरह के। आज हम अगर कोई न्यूट्रल नहीं कहता, खान साहब खुद न्यूट्रल कहते हैं। अच्छा चलो, वो नहीं खुद अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, इसलिए आप नहीं, वो अपने आप को न्यूट्रल नहीं कहते। जिसको न्यूट्रल, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 4 नाम है वो न्यूट्रल किस उसमें आते हैं लिस्ट में? मुझे नहीं पता ना, मुझे पता नहीं। खान साहब ने मुझे तो नहीं बताया ना। वो कहते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो वो नाम मैं बता दूंगा, वो नाम सामने आ जाएंगे। वो ये कह रहे हैं। नहीं, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, वो कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया गया। तो कौन लगा रहा है उनको दीवार से, ये तो बता दे। खान साहब की जान को खतरा है, खान साहब की जान को खतरा है। खान साहब को एलिमिनेट करने की कोशिश हुई थी, हो रही है। लिहाजा जब ऐसा खुदा न खास्ता हुआ तो उनके नाम सामने होंगे, कौम अपना बदला। अच्छा, खतरा किससे? खान साहब की जान को खतरा किससे? ये खान साहब को पता है, और उनका नाम उन्होंने रिकॉर्ड करके रख दिए, नाम रिकॉर्ड करके रख दिए ना। आपको भी समझ आ गई, मुझे भी आ गई, मुझे बात आगे करने दें। लिहाजा मैं कहता हूं कि इस वक्त मुल्क आज़ाद नहीं है, मुल्क में गैर जमहूरी रवैये हैं। ये सामने पपट हैं, पीछे कोई और है, उनके पीछे कोई और है। ये मुल्क अना की भेंट चढ़ गया, ये मुल्क ताकत के जोम के भेंट चढ़ गया, ये मुल्क किसी लालच की भेंट चढ़ गया, ये मुल्क किसी के ड्रावे के पर, आप कह रहे हैं किसी का कोई एहसास कमतरी जो है उसने इस मुल्क को आज़ाद नहीं होने दिया। लिहाजा ये जो बात शबर जैदी साहब कर रहे थे, मैं उनकी बात पर तबसरा करूंगा कि
शब्बर ज़ैदी साहब, ये बात आपकी 2500 साल वाली ठीक होगी, लेकिन आज हालात मुख्तलिफ हैं। पहले लोग आपका लंगोटी बांध के दरख्त के नीचे सो जाते थे, आज लोगों ने बिजली का बिल देना होता है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना होता है और खाना खाना होता है, और शहरों में आबादी 40% रहती है। आज अगर उनके यहाँ खाना नहीं तो बाहर निकल रहे हैं। आज अगर आगा सराज दुरानी को पहली बार कुछ कह रहा है, या बिलावल को कह रहा है, या शाह साहब को कह रहा है, या यहाँ पंजाब में कुछ कहते हैं, सड़कों पे लोग, आज गुजरात में कितने लोग थे, कल वहाँ पे आप कह लें सरगोदा में कितने लोग थे, सारे टीवी चैनल ने एक आप कह लें कि नैरेटिव लेके चले कि जनाब ये सियासत नहीं होनी चाहिए, फलां काम नहीं होना चाहिए, फलां नहीं होना, जो नैरेटिव लेके चले लोग उसके अगेंस्ट गए। वजह क्या है कि लोगों के में शऊर आ गया है। मीडिया ने 3 साल बताया कि पीटीआई सबसे ज़्यादा निकम्मी पार्टी है, आज पीटीआई का 80% वोट है। इसका मतलब सारा मीडिया इररेलेवेंट हो गया, इसका मतलब सारी एस्टेब्लिशमेंट इररेलेवेंट हो गई। इररेलेवेंट जब हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट नहीं रहता। अच्छा, आज लोगों को समझ आना चाहिए, एक मिनट, आज लोगों को समझ आना चाहिए कि हम लोग जो बड़े ताकतवर होते थे, कभी हमारी बड़ी लोगों को जरूरत होती थी, हम काफी हद तक इररेलेवेंट हो चुके हैं। हमारा अफगानिस्तान में वो रोल नहीं है, इंडिया को फेस करने को हम तैयार नहीं हैं। तो इररेलेवेंट होने के बाद अपने अवाम के साथ वो सलूक ना करें। अपने अवाम को आप कह लें कि जिसे कहते हैं सांस लेने की आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, वो जमहूरी कदरें यहाँ होनी चाहिए, और इस मुल्क को इकनॉमिकली ग्रो करना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है जमशेद साहब, गरीब रहना नहीं है। जिन इदारों को, जिस मीडिया को आप इररेलेवेंट कह रहे हैं, हकीकत है नहीं है कि आप ये बात करें। वजह यह है कि इस बात में हकीकत है कि 3.5 साल आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी। आपके अपने सीनियर लोग हमारे प्रोग्राम्स में आके ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि वो तो हम रजीम चेंज हुआ तो हम अवाम में पॉपुलर हो गए, और ये आप भी बहुत बेहतर अच्छी तरह इसको जानते हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। शैला रजा साहबा से भी कुछ सवाल करने हैं, तब्दीली के हवाले से भी सवाल करने। ये तो सिर्फ हमने क्लिप्स वो चलाए थे, क्लिप्स वो भी थे जिसमें वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें भले पीपल्स पार्टी अब घर बना के नहीं दे, लेकिन हमें इमरान खान अब हमारे सिंध में आए। तो क्या ये कोई तब्दीली का इशारा है? लेट मी आस्क शैला रजा साहबा आफ्टर ब्रेक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब हम बात करते हैं पोस्ट फ्लड चैलेंजेस की, जिसमें जो रिलीफ वर्क इस वक्त हो रहा है, रेस्क्यू ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद रिहैब के बाद फूड इनसिक्योरिटी की बात हो रही है, और उसके साथ साथ हेल्थ के इशूज़ जो आने वाले दिनों में या शायद शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नादिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। और मुझे जरा सा बताएगा कि इस वक्त जो सैलाब ज़िदगान की जो इस वक्त हालत है, और वहाँ पर जो इस वक्त जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या आने वाले दिनों में आ सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया देखें, हेल्थ इशू जो है वो इश्यूज को शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। तकरीबन कोई बहुत स्लो जो था वो तकरीबन 4-5 दिन से शुरू हो चुका था, लेकिन अब इसमें बहुत तेजी आ रही है, और खासकर वो बीमारियां जो कि जानलेवा होती हैं, और वो बीमारी है डायरिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी है, कॉलरा है जिसको हैजा कहते हैं, टाइफाइड है। ये वो बीमारियां हैं जो कि पानी से पैदा होती हैं। वहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो पानी, उनको बहुत से लोगों को पानी उबला हुआ या मिनरल वाटर नहीं नसीब है, जिसकी वजह से एक तो हाइजीन का भी इशू है। तो ये पानी से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से, और इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे बच्चों की अमवात बहुत ज्यादा हो सकती है। उसकी वजह ये है कि बच्चे डायरिया, वॉमिटिंग में उनको पता नहीं चलता, अगर उनको फौरी तौर पे उनको रिहाइड्रेट नहीं किया गया, उनके अंदर जो लॉसेस होते हैं, जो उनके जिस्म से नमकियात और मिनरल्स ये निकल जाती हैं और पानी निकल जाता है, तो उनको फौरी तौर पे वो कंपनसेट करना पड़ता है। अगर वो नहीं मिला तो वो फिर इंतकाल कर जाता है। इसी तरह से स्किन डिजीजेस के बारे में डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने जब विजिट किया तो मैंने देखा कि ब्लिस्टर्स हैं पैरों पे, और स्किन डिजीजेस हुई हुई हैं, रैशेस हुए हुए, इन्फेक्शंस हुए हुए। बिल्कुल, उसका तो फिर भी इलाज हो सकता है, लेकिन देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत इमरजेंसी है। जो मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी डेंगी अब वहाँ बहुत ज्यादा शुरू हो गया। डेंगी का बुखार होता है, उसके बाद उसमें फिर आपको पता है डेंगी में जो है वो नाक से, मुंह से खून आना शुरू हो जाता है कि उसके प्लेटलेट्स बहुत नीचे आ गए। तो ये 2-3 चीजें, मच्छर से काटने, मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, ये वो बीमारियां जो जानलेवा। इसके अलावा आंखों की सोजिश,
स्किन की प्रॉब्लम, जल्दी बीमारियां, ये वो सारी चीजें हैं जो वहाँ पर अब शुरू हो चुकी हैं, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज और हमने बच्चों की बात की, जाहिर सी तय पीने के साफ पानी की बात है, तो वो तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो बच्चे हो जो भी हो उनको ये जरूरत होती है, लेकिन एक बड़ी तादाद खवातीन की भी है, और ख़ासतौर पे अगर मैं केपी के या दीगर कुछ इलाकों की बात करूं तो वहाँ का एक कल्चर भी है, बड़ी बापर्दा खवातीन है, वो इस तरह से निकलती नहीं है। सिंध में बड़ी सूरत हाल वर्स्ट है। अब उनमें जो खवातीन के प्रॉब्लम्स हैं प्लस ये कि प्रेगनेंसीज हैं, अब वो किस तरह से उनका पॉसिबल होगा, हमने वहाँ पर भी देखा है, ऐसी जगह पे भी देखा कि वहीं पे डिलीवरी भी हुई है, मदर की डेथ हो गई, बच्चा सरवाइव कर गया, तो वहाँ पर हुकूमती सतह पर या NGOs की सतह पर या इवन दो आपकी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसकी सतह पर उनको एड्रेस करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी है, ये इस बात को मैं अभी यही बोल रहा था कि जी ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग पहले से कुछ बीमारियों में इन्वॉल्व हैं या हामला औरतें, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। खासकर आपने निशानदेही की KPK में, बलूचिस्तान में भी, और इवन के सिंध के बहुत सारे इलाके में ऐसी है जहाँ पे हमारी जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, उनका जाना बड़ा मुश्किल है, मर्दों का वहाँ जाना मुश्किल है। तो जो हालात है, जो माहौल है पाकिस्तान का, उस माहौल से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। जो कि पहले हम जल्जिला में बहुत सारी खवातीन डॉक्टरों को कराची से हम लेके गए, वहाँ काम किया, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी खराब है और बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम अपनी फीमेल डॉक्टर्स को या इवन के मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल लड़कियां हैं, बच्चियों को हम वहां ले जाएं ताकि एटलीस्ट वो कुछ देख के एग्जामिनेशन करके और मर्द डॉक्टर को बता सकें। ये कोशिश हो रही है कि इस तरह की चीजें की जाए। हमारे जो PMA बलूचिस्तान के लोग हैं, KPK में जो लोग हमारे हैं, हम इस तरह से उनसे कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से किसी तरीके से उनसे जो जूनियर लोग हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनसे एग्जामिन करा के और फिर उनके अकॉर्डिंगली उनको दवा या उनकी ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये एक आगे चल के इसके अलावा सर्जरी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि लोगों को पहले से प्रॉब्लम्स हैं, दिल की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारियां हैं, जो लोग अपनी दवाइयां बह गई हैं, उनको दवाइयां महसूस, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जिससे कि जानलेवा साबित हो सकता है। एक आदमी को ब्लड प्रेशर है, वो अगर दवा नहीं खा रहा है तो उसको इंतकाल हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फैसल एदी के साथ काम कर रहे हैं, बाकी एक NGOs के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके तवज्जुह से बात सुन रहे हैं तो उनको ये जहन में रखें कि सिर्फ पानी से पैदा होने वाली या मच्छर से पैदा होने वाली, इसके अलावा भी चीजें बहुत खराब हो रही हैं, तो उसको भी ध्यान में रखें और उसको अकॉर्डिंगली डील करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कैसर सज्जाद, हमसे बात करने का टाइम निकालने का। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।